हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास रहेगी हमारी महिला भर्ती की, महिला सुपरवाइजर भर्ती की। कंप्लीट टेस्ट होगा आपका और कंप्लीट सिलेबस पे होगा। और ये आपका फर्स्ट टेस्ट है, मैंने आज से स्टार्ट किया है। मैंने बताया था कि मैं आपको वीक में एक दिन है वो फुल टेस्ट करवाऊंगी, लेकिन नहीं, मैं आपको अब से ये फुल टेस्ट है वो स्टार्ट करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि साइंस के लिए हम आपको इस चैनल पे साइंस के लिए अलग से फैकल्टी है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, ताकि आपको वो जीरो से लेके पूरा का पूरा सिलेबस है, चाहे वो RSSB एग्ज़ाम का हो, चाहे वो RPSC का हो। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आपके लिए साइंस है कि पूरी थ्योरी है वो सर आपको करवाएंगे, और उनकी क्लास है वो आज से ही मैं यहाँ पे प्रोवाइड आपको करवा दूंगी। तो आपको साइंस के लिए, और साथ में वो आपको हैंड रिटन नोट्स भी देंगे, हैंड रिटन नोट्स भी देंगे, और वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो वहाँ से आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और खुद नोट्स बनाए, उससे बढ़िया बात तो हो ही क्या सकती है। तो वो आपको पूरा का पूरा साइंस है वो करवाएंगे और बहुत ही अच्छे से करवाएंगे। अगर आपने उनसे एक बार कर लिया तो दोबारा आपको किसी भी क्लास और यूट्यूब से कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको साइंस आपका वहाँ हो जाएगा, और साथ में मैं आपको जो ये टेस्ट सीरीज लेके आ रही हूँ, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जिसमें क्या क्या होगा आपका। राजस्थान का तो पूरा ही जीके होगा, राजस्थान हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, आपकी इको हो गई, आपकी करंट अफेयर हो गई, यानी ऑल राजस्थान आपकी योजनाएं होगी, ऑल राजस्थान जीके है कवर करवाऊंगी। साथ में ही आपकी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, क्योंकि आपके महिला सुपरवाइजर के सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं, और आपके पॉलिटी और इंडिया की इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे आपके सिलेबस में है। तो ये सारे के सारे मैं आपको कवर कराऊंगी, और साथ में ही आपके साइंस के क्वेश्चन, आपकी हिंदी, ये भी मैं आपको कवर करवाऊंगी, और पूरी की पूरी सॉल्यूशन के साथ है। जैसे हिंदी का, क्योंकि व्याकरण ज़्यादा है, तो व्याकरण में पूरे, चाहे संधि हो, समास हो, कोई भी हो, विद आपको जो आंसर के साथ साथ है पूरा सॉल्यूशन भी मैं इसमें आपको करवाऊंगी, ताकि आपकी तैयारी है वो पूरी अच्छी तरह हो जाए। तो इसमें मैं आपको 3 सब्जेक्ट है ये सिलेबस में आपके छोड़ूंगी, वो भी अभी के लिए। अगर आप बोलोगे कि नहीं वो भी स्टार्ट करनी है, तो मैं वो भी ज़रूर स्टार्ट करूँगी। एक तो इंग्लिश, एक आपके मैथ, और एक आपके रीजनिंग। ये तीनों वो है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उस पर डिपेंड करेगा। मैथ और रीजनिंग मैं करवाऊंगी तो इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए आप एक बार खुद करिए, और अगर आप कहोगे तो मैं इंग्लिश भी आपको अभी स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, तो ये है। और अगर बाद में जैसे हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है और एग्जाम से 1 महीने पहले है, ये चीज़ें भी मैं आपको कवर करवा दूंगी। अगर आप कहोगे कि हमें इनकी भी प्रैक्टिस करनी है तो मैं करवा दूंगी। तो चलिए, आज का जो हमारा सबसे अच्छा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं, और आपको क्लास है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के हमारे है वो इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का। नार्योद्वार शब्द का सही संधि विच्छेद व संधि का नाम है। नारी प्लस उद्धार यण स्वर संधि, नारी प्लस उद्धार गुण स्वर संधि, नारी प्लस उद्धार वर्धी संधि, और नारी प्लस उद्धार गुणे स्वर संधि। तो अगर हम इसके नार्योद्वार की अगर बात करें, तो इसमें संधि है वो तो होती है यण संधि। कौन सी होती है? यण संधि। किस प्रकार होती है? तो इसका संधि विच्छेद होता है नारी प्लस उद्धार, नारी प्लस उद्धार। तो इसमें आपने देखा कि ई प्लस उ ये आई है, तो आप देखेंगे कि जो यण संधि होती है इसमें ई और उ, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उ और एक री, अगर ये शब्द आते हैं, और इनके बाद कोई असमान स्वर आता है। कौन सा? असमान स्वर, असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो क्या बनता है? तो यह, वह और रे बनता है, कि अगर ई के बाद असमान स्वर आ जाता है तो यह बनता है। इसी प्रकार ऊ के बाद आता है तो क्या बनता है? वह बनता है। और री के बाद आ जाता है, असमान स्वर आ जाता है, तो क्या बनता है? रे बनता है। तो इसी प्रकार नारी प्लस उद्धार है, तो इसमें ई प्लस ऊ हुआ है, तो इसका क्या बनेगा? यह बनेगा। तो ये क्या बना? ये क्या बना? यू बन गया, यानी ऊ है तो यह बन गया। तो ये क्या हुई? ये यण स्वर संधि हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट।
अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। मैं मेरी तरफ से पूरा यही सोचूंगी कि मैं आपको पूरी छोटी सी छोटी चीज़ है वो समझा सकूं। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्री चौधरी पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? यानी 3 है वो विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है और 1 है जिसमें नहीं है, वो हमें चुनना है। अंतःचक्षु, आश्चर्य, यशस्शेष और संश्लिष्ट। अब एक बार देखें तो हमें सारों के ही ये लग रही है कि विसर्ग संधि होगी, लेकिन नहीं। सबसे पहले बात करते हैं अंतःचक्षु, तो इसमें आएगा अंतः प्लस चक्षु। आश्चर्य की बात करें तो इसमें आएगा आ विसर्ग प्लस श्रेय। यशस्शेष की बात करें तो इसमें यश विसर्ग प्लस शेष। और संश्लिष्ट की बात करें तो इसमें होगा सम प्लस संश्लिष्ट। तो फिर अब इसमें क्या होगा कि जो सम प्लस ये संश्लिष्ट है ये विसर्ग संधि नहीं है। तो ये कौन सी है? ये है व्यंजन संधि। ये कौन सी है? व्यंजन संधि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंतः विसर्ग प्लस चक्षु, आ विसर्ग प्लस रे, यस प्लस विसर्ग प्लस शेष। तो ये क्या है? ये तीनों की तीनों विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है। कौन सा नहीं है? ये आपके व्यंजन संधि का है, संश्लिष्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? धर्मपरायण, धर्म में प्रायण, भयभीत, भय के द्वारा भीत, कृष्णाश्रित, कृष्णा को आश्रित, और राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो धर्म में प्रायण आपका बिल्कुल सही है। धर्मपरायण का मतलब होता है कि धर्म में प्रायण। भयभीत, भय के द्वारा भीत नहीं होता, ये होता है भय से भीत। भय से भीत, भय से भीत। कृष्णाश्रित होता है कृष्ण को आश्रित। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति। तो भय से भीत है, ये कौन सा होगा? ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास हो गया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो भय से भीत होगा इसका, और कौन सा? तत्पुरुष समास होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास है? रणवीर, दुश्चरित्र, विचारमगन और सिर दर्द। तो इसमें अगर हम बात करें तो दुश्चरित्र क्या है? बुरा है जिसका चरित्र, बुरा है जिसका चरित्र, इसमें है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि दुश्चरित्र है, बुरा है जिसका चरित्र। हमें कर्मधारय समास का पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अब हम बात करें अलग ऑप्शन की, रणवीर। रण में वीर, रण में वीर। तो ये कौन सा हो जाएगा? में यानी अधिकरण, तत्पुरुष, अधिकरण है तत्पुरुष। अगला है विचार मगन, विचार में मगन, विचार में मगन। तो ये भी कौन सा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। सिर दर्द यानी सिर में दर्द, सिर में दर्द होता है, तो ये भी कौन सा हो गया? ये भी अधिकरण तत्पुरुष हो गया। तो यानी ये जो अलग तीनों है, ये तो तीनों अधिकरण तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। और जो ये दुश्चरित्र, बुरा है जिसका चरित्र, ये है कर्मधारय का एग्जाम्पल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुर्भी संधि में कितने उपसर्ग हैं? यानी दुर्भी संधि को पूरा हम देखते हैं कि इसमें कौन सा है दुर्भी संधि। इसका संधि विच्छेद करें तो इसमें सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? दुर प्लस अभी प्लस सम, संधि सम, और प्लस में धी। दुर अभी प्लस सम प्लस धी। तो यहाँ पर दुर, अभी और सम, ये क्या है? ये है उपसर्ग। ये क्या है? उपसर्ग। तो इसमें कितने उपसर्ग हो गए? 1 2 3 हो गए। 3 उपसर्ग हो गए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी।
ध्रुवीय संधि में कितने उपसर्ग हैं? 3 होते हैं। तो इस प्रकार भी कई क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपको है वो उपसर्ग पूछ ले जाते हैं, कभी प्रत्यय पूछ ले जाते हैं कि, और एग्जाम्पल दे देते हैं नीचे कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा कि जिसमें 2 उपसर्ग है, 2 प्रत्यय हैं, 3 उपसर्ग है, या फिर ज़्यादा उपसर्ग वाला कौन सा वर्ड है, ज़्यादा प्रत्यय वाला कौन सा वर्ड है। इस प्रकार के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, 31 मार्च। 31 मार्च को है वो संपूर्ण विश्व में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी है वो बनाया जाता है। अगर हम देखें कि ये सर्वप्रथम कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, तो ये सबसे पहले 31 मार्च 2009 से स्टार्ट किया गया था। 31 मार्च 2009 से स्टार्ट किया गया। किसने किया था? अमेरिका के थे, अमेरिका के एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता थे रसेल क्रेंडल, रसेल क्रेंडल, उनके द्वारा मिशिगन में सबसे पहले इसका आयोजन किया गया। फिर सबसे पहले उनके द्वारा मिशिगन में बनाया गया था। कब बनाया गया? 31 मार्च 2009 से, और तब से ये 31 मार्च को मनाया जाने लगा। और इसके बाद में यूएसए में एक संगठन है, युवा वकालत संगठन, उसके द्वारा ट्रांस स्टूडेंट एजुकेशन रिसोर्सेज द्वारा इसका नेतृत्व है वो किया जाता है, रिसोर्सेज द्वारा इसका नेतृत्व है वो किया जाता है। तो आपको बस इतना देखना है कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 मार्च को। स्टार्ट कब हुआ था? 31 मार्च 2009 से, और किसके द्वारा? अमेरिका के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता थे रसेल क्रेंडल, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध है वो किससे है? मेडिकल, खेल, सेना और सिविल सेवा। तो राइट आंसर हो जाएगा सेना से संबंधित है, ऑप्शन सी। अग्निपथ प्रवेश योजना है ये केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना है वो लाई थी, जिसके जरिए वो सेवा में आए सैनिकों को क्या बोला जाएगा? अग्निवीर, अग्निवीर बोला जाएगा। तो ये किससे संबंधित है? सेना से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित है। अब आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इस साइड रोग दिए हुए हैं, इस साइड है वो रोग कारक दिए गए हैं। तो हमें इसमें नीचे असुमेलित है उसे चुनना है कि कौन सा रोग है वो किस रोग कारक से होता है। तो इसमें एक असुमेलित दिया हुआ है वो चुनना है। सबसे पहला है टाइफाइड, टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। हेजा विब्रियो कोलेरी, ये भी बिल्कुल सही दिया है कि हेजा का जो रोग कारक होता है वो विब्रियो कोलेरी होता है। काली खांसी की बात करें, ट्रिपेनोमा पेलोडियम, ये इसने गलत दिया है। काली खांसी जो नामक रोग है उसका रोग कारक होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, या तो इसे ये बोलते हैं, या फिर इसे बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस बोलते हैं, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस ये बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आई उसे हम टिक कर सकते हैं, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस या फिर बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। अगर इस रोग की बात करें तो इसे और क्या बोलते हैं? काली खांसी को पर्ट्यूसिस या फिर कुकर खांसी भी बोलते हैं, कुकर खांसी भी बोलते हैं। और ये जब एक बार हो जाती है तो ये लगभग 100 दिन तक रहती है। कब तक? 100 दिन तक। और इसके बचाव के लिए डीपीआई के टिक्के लगाए जाते हैं, डीपीआई के टिक्के है वो लगाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले ऑप्शन की बात करें कि मलेरिया का जो रोग वाहक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी जो कि असुमेलित है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनअपचायी शर्करा है? अनपचायी शर्करा है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुक्रोज है वो एक अनअपचायी शर्करा है, अनअपचायी शर्करा है। अगर सुक्रोज की बात करें तो ये एक क्या है? डाइसेकेराइड है, ये एक क्या है? डाइसेकेराइड है।
और ये इसके बारे में और विस्तृत रूप से है। आपको जो आज के जो सर हैं, आपको हम आपके लिए है वो साइंस की नई फैकल्टी लेके आई हैं, जो आपको बिल्कुल इजी वे में और पूरा का पूरा साइंस है वो कवर करवाएगी। तो वो उनका आज का जो टॉपिक है वो ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनसे संबंधित है, तो वो पूरा आपको डिटेल से करवाएंगे। तो उसमें ये बताएंगे कि सुक्रोज है वो डाइसेकेराइड है, किस प्रकार है, कौन सी शर्करा है, और इसमें और क्या क्या इनको क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा आपको डिटेल में करवाएंगे। तो उनकी भी आज ही क्लास होगी, तो मैं आपको वो क्लास है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर और देखें कि सुक्रोज वो आपको थ्योरी करवाएंगे, वो आपको पूरी की पूरी थ्योरी करवा देंगे। उसके बाद मैं आपको है वो क्वेश्चंस है वो करवा दूंगी, और इसमें भी क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए टेस्ट में लेके आई रही हूँ। आगे देखें सुक्रोज के बारे में, तो सुक्रोज है इसे कैन शुगर भी बोलते हैं, कैन शुगर भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गन्ने में होता है, गन्ने में उपस्थित होता है, इसलिए इसे कैन शुगर भी बोलते हैं। और ये जो सुक्रोज है चुकंदर में भी उपस्थित होता है, चुकंदर में भी उपस्थित होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका घटना प्रतीत होती है जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो, और जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से अधिक हो, और जब आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो इसमें अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तभी है वो ये मृग मरीचिका घटना प्रतीत होती है। और ये घटना किससे संबंधित है? तो मैं आपको बताऊं कि जब मान के चलिए ये कोई सघन माध्यम है, ठीक है, और ये है विरल माध्यम, ये है विरल माध्यम। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने के लिए बता रही हूँ, बाकी आपको सर है वो बहुत अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करवाएंगे। तो कोई सघन माध्यम से कोई जो किरण है वो जा रही है, यानी ये किरण कोई किरण है ये आपतित होगी। यहाँ पे आपतित होने के बाद कोई भी किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई कोई भी प्रकाश की किरण है, वो जो पृथकारी यानी ये वाली पृथकारी जो पृष्ठ होता है उस पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, यानी क्रांतिक कोण से अधिक कोण के ऊपर है वो आपतित होती है, आपतित होती है। तो उसका पुण्य उसी माध्यम में, यानी उसी माध्यम में उसका क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन। और इस पे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, कौन से माध्यम से जाने, किस माध्यम से कौन से माध्यम में जाने पर यह घटना होती है, ये पूरा आपसे क्वेश्चन है, इस पे पूछा जाता है। और इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन से होते हैं? एक तो यही होती है मृग मरीचिका घटना है, ये होती है जब गर्म प्रदेश में जाते हैं ना, गर्मियों में, गर्म प्रदेशों में, तो गर्मी के मौसम में जो सड़कें होती हैं, सड़कों के ऊपर है, हम जब मान के चलिए कि यहाँ थोड़ा दूर होते हैं तो हमें दूर से ऐसे लगता है कि वहाँ पे सड़क पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम पास जाते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं होता। यानी कि गर्मी के मौसम पे जो सड़क पर जल का आभास होता है वो किसकी वजह से होता है? इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल ये हो गया, एक ही सड़क वाला हो गया, और एक है हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये सारी घटनाएं हैं वो आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत है वो कितना होता है? 50%, 90%, 98% और 0%। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0%। जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर नहीं होता, तो फिर क्या होता है? इसमें कॉपर होता है, इसमें जिंक होता है, और इसमें निकल होता है, निकल होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर की बात करें तो इसमें 50% इसकी मात्रा होती है, जिंक की बात करें तो इसमें 35% है क्वांटिटी, और अगर निकल की बात करें तो 15% है इसकी क्वांटिटी होती है। जर्मन सिल्वर का यूज कहाँ होता है? बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में, नल बनाने में, जो हीटिंग सॉइल्स होती है उनके निर्माण में इसका यूज है वो किया जाता है। तो जर्मन सिल्वर में कभी भी सिल्वर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूस गैस और तेल गैस। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, जल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है वो होता है जल गैस होता है, और जल गैस को और क्या बोलते हैं? भाप, अंगार गैस भी बोलते हैं।
भाप अंगार गैस भी इसे बोलते हैं। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। और अगर जल गैस को और कोल गैस के साथ मिश्रण बना दिया जाए तो ये एक अच्छा ईंधन बन जाता है, अच्छा ईंधन बन जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है? नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, कच्छ का ऋण, दिबांग और एक कंचनजंगा। तो ये आपके इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन है वो आ गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदा देवी जैवमंडल है, आरक्षित क्षेत्र है, वो विश्व धरोहर स्थल है। अब अगर बात करें कि नंदा देवी है, ये एक जैवमंडल रिजर्व है नंदा देवी, ठीक है। तो ये है कहाँ पे? ये है उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। बात करें तो इसे 1998 में यूनेस्को के द्वारा है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो घोषित किया गया था। तो नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में है और 1998 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसे घोषित किया गया था। बात करें कच्छ का रण, तो ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में है। और ये कच्छ का रण है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। और छोटा कच्छ का रण है ये भारतीय जंगली गधों के अभ्यारण्य है, यहाँ पर है। तो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या है? जंगली गधों के अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? छोटा कच्छ के रण में। दिबांग की बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग घाटी भी बोलते हैं। तो वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक मोलिंग नेशनल पार्क भी है, मोलिंग नेशनल पार्क भी है। और दिबांग घाटी जीव अभ्यारण्य भी है, दिबांग घाटी जीव अभ्यारण्य। तो आप इसे याद रखिएगा कि मोलिंग नेशनल पार्क और दिबांग घाटी जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे? दिबांग में, जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। बात करें कंचनजंगा की, तो ये कंचनजंगा है ये सिक्किम राज्य में है। कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में है, अवस्थित है। और माउंट कंचनजंगा को भी इसी के अंतर्गत है वो रखा गया है। और कंचनजंगा हमारे विश्व की तीसरा सबसे ऊंचा है वो पर्वत है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो मैंने आपको चारों के चारों ऑप्शन है वो डिटेल से बता दिए हैं। अगर इससे क्वेश्चन नहीं तो इससे बनेगा, इससे बनेगा और इससे बनेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण और शाकाहार को प्रोत्साहन। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से है वो हो सकते हैं। तो इसमें बात किससे की गई है कि जैव विविधता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए इसने पूछा है जैव विविधता के लिए संकट क्या क्या चीजें हैं। तो वैश्विक तापन है वो है संकट है, आवास का विखंडन होगा वो भी जैव विविधता के लिए संकट है, विदेशी जातियों का आक्रमण होगा यानी आक्रमण होगा तो वो भी जैव विविधता के लिए संकट है। और क्या हो सकता है? इसमें जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, जलवायु परिवर्तन है वो भी जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। शाकाहार को प्रोत्साहन है ये नहीं होगा, क्योंकि अगर शाकाहार को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो जैव विविधता को मजबूती मिलेगी। क्या मिलेगी? मजबूती मिलेगी। किस प्रकार मिलेगी? कि शाकाहार को प्रोत्साहन दिए गए तो पौधों और फसलों का उत्पादन होगा, जिससे वो उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता है वो बढ़ेगी। और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य है वो प्रजातियों का संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा, यानी नई नई प्रजातियों को उत्पन्न किया जाएगा। तो ये तो जैव विविधता को बढ़ाएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन 4 है ना वो संकट का कारण नहीं है और ये तीनों है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इस साइड राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और इस साइड है आपको राज्य दिए गए हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में अवस्थित है। इसमें पहला दिया हुआ है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश में जो शिवपुरी जिला है वहाँ पे ये अवस्थित है। और जो शिवपुरी, एक आप ये हिस्ट्री का क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि शिवपुरी है वो ग्वालियर के जो सिंधिया शासक थे, ग्वालियर के सिंधिया शासक थे, उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी।
ग्रीष्म कालीन राजधानी थी कौन सी? शिवपुरी थी। किन की थी? ग्वालियर के सिंधिया जो शासक थे उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये बिहार में है, और जो बिहार के कहाँ पे है? बिहार के चंपारण जिले में, चंपारण जिले में है। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। और जो बिहार वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये जो अपनी वनस्पति है उसके लिए काफी मतलब चर्चित है या फिर काफी प्रसिद्ध है। अगले की बात करें सिंपलीपाल, तो सिंपलीपाल है राष्ट्रीय उद्यान, ये उड़ीसा में है। तो ये इसमें क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। उड़ीसा में है, और उड़ीसा में कहाँ पे है? मयूरभंज में है। मयूरभंज में ये अवस्थित है। और ये भी एक क्या है? ये भी एक टाइगर जो है रिजर्व है। टाइगर रिजर्व यानी ये नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व है। इसमें कुछ जलप्रपात है, सुंदर जलप्रपात है जो काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो इसमें है जोरानडा, जोरानडा। तो जोरानडा अगर आपको जलप्रपात पूछ ले तो वो कहाँ पे है? वो आपके सिंपलीपाल उड़ीसा में है, जो सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उसमें है। दूसरा इसमें है बारे ही पानी, बारे ही पानी। तो ये भी एक जलप्रपात है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इन्हें याद रखना है। अगले की बात करें पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, तो पेरियर राष्ट्रीय उद्यान है ये केरल में अवस्थित है, और ये केरल में अवस्थित है। इसके साथ ही इसमें क्या है? ये एक टाइगर रिजर्व भी है, लेकिन ये हाथियों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। और केरल के कहाँ पे है? केरल के इडुक्की जिले में है, केरल के इडुक्की जिले में है। तो ये चारों के चारों के बारे में मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको अच्छे से बताई है, तो आपको इन्हें अच्छे से ध्यान रखना है। तो ए में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ए में 2 होगा तो ए और बी तो गए। दूसरे में बी में 1 आ जाएगा, तो बी में 1 आएगा, डी गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े। मैं आपको पूरा डिटेल से बता रही हूँ क्योंकि अभी अपने पास है वो 4 से 5 महीने पड़े हैं, यानी अपन फुल डिटेल से पढ़ सकते हैं। आप जब अपना मैटर है वो पढ़ेंगे चाहे कहीं से पढ़ें, तो उसमें अगर कुछ आपसे छूट जाए, मैं आपको यहाँ पे पूरा इसीलिए रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपका उनमें कुछ छूट जाए तो यहाँ पे आपका कवर हो जाए। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में और नागालैंड में। अगर हम बात करें पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य की तो ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है ये टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। और इस अभ्यारण्य की एक और बात करें तो पाखुई अभ्यारण्य है ये कामेंग नदी, कामेंग नदी जिसे क्या बोलते हैं? कामेंग नदी को भारेली नदी भी बोलते हैं, भारेली भी बोलते हैं। तो कामेंग नदी और जो पूर्व में ये पक्की नदी से घिरा हुआ है, पक्की नदी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे पक्के राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहा जाता है, या फिर अभ्यारण्य है इसे कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल थे उन्होंने पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य भी रख दिया था। तो पाखुई पूछ ले या फिर पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ ले, एक ही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति है वो सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वाली है? अर्ध सदाबहार वनस्पति, शुष्क पर्णपाती वनस्पति, सवाना वनस्पति और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति। तो अगर सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता वाली अगर वनस्पतियों की बात करें तो ये मिलती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति। तो इससे है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति भी बोलती है, सदाबहार वनस्पति भी बोलते हैं। और इन वनों में सदाबहार ये वन होते हैं, इन वनों में सर्वाधिक है वो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वाली वनस्पति पाई जाती है। और ये वनस्पति है वो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो वन होते हैं यानी क्षेत्र होते हैं वहीं पर ये वन होते हैं। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अगर बात करें कि भारत में ये कहाँ कहाँ होगी, तो भारत में ये होगी केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में है ये होगी। और साथ में ये अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर भी ये पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कटगा पठार तांबा व हीरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। जोश पठार टिन उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आया है। ग्रेट कारू पठार, इस पठारी क्षेत्र में कोयला, सोना व हीरे के भंडार है वो पाए जाते हैं। तो इनमें से बताना है कि कौन सा है वो सत्य है,
सबसे पहले बात करें कटगा पठार, तो ये पठार है जो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है। कांगो, यहाँ पे लिख देती हूँ, कांगो व जाम्बिया तो इन देशों में स्थित हैं। और इस पठार से है वो कांगो या जायरे नदी का उद्गम होता है। आपने पढ़ा होगा कांगो नदी जिसे जायरे नदी भी बोला जाता है, तो इनका उद्गम है वो कहाँ से होता है, इसी पठार से इसका उद्गम होता है। साथ में इस पठार से तांबा, यूरेनियम और कोबाल्ट इनके भंडारों हेतु ये प्रसिद्ध है कटगा पठार। ठीक है। दूसरे अगर बात करें जोश पठार है, तो ये कहाँ पे है, ये नाइजीरिया देश के उत्तरी भाग में या फिर नाइजर देश में फैला हुआ है और ये टिन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें ये भी सही दिया हुआ है। बात करें ग्रेट कारो पठार की, तो ये पठार है वो दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित है। यह लावा से निर्मित पठार है। इसमें कोयला, सोना, हीरे सभी के भंडार इसमें पाए जाते हैं। तो यानी ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। अपने राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन, हमें इसमें हमारे राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अच्छे से पता होगा, तब हम इसे सही क्लिक है वो कर पाएंगे। अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये हमारा अगर भारत है, तो राजस्थान हमारा यहाँ पे है। तो यानी राजस्थान है वो उत्तरी और पश्चिमी भाग में स्थित है। भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग में यहाँ पे स्थित है। तो यानी अगर राजस्थान की बात करें कि राजस्थान का उत्तरी अक्षांश है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है डी। अगर पूछ ले कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो वो है 7 डिग्री 9 मिनट। अगर पूछ ले देशांतरीय विस्तार तो वो कितना है, वो है 8 डिग्री 47 मिनट। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। 23 डिग्री 30 मिनट तो कितना हो गया, 7 डिग्री 9 मिनट। 69 डिग्री से 78 डिग्री देखा तो 8 डिग्री 47 मिनट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। ए के क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको अच्छे से कवर करना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित हैं। मैंने आपको पीछे जब मैं यूआरओ के टेस्ट सीरीज है वो लेके आ रही थी, तब सोल्व करवाती थी, तब मैंने बताया था कि 10 इसमें हमारे राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 10 हैं। 10 मैंने वो पूरे भी बताए थे कि कौन कौन से है, कहाँ पर है, इनकी प्रमुख फसलें कौन सी होती है, कौन कौन से क्षेत्र में है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा तीसरे नंबर पे बड़ा है, ये सब मैंने आपको डिटेल से वहाँ पे भी करवाया था। आगे भी मैं करवा दूंगी। अब इसने पूछा है अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश, तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें जयपुर आता है, अजमेर आता है, टोंक आता है, दौसा आता है। और राजस्थान का अगर सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश देखें तो अति शुष्क आंशिक है, वो कौन सा है, अति शुष्क आंशिक जलवायु प्रदेश। अगर सबसे छोटा पूछ ले, ये तो है सबसे बड़ा, सबसे छोटा पूछ ले तो वो कौन सा है, वो है आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो ये आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे बड़ा अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। सबसे छोटा पूछ ले तो आर्द्र दक्षिणी मैदान, और अगर पूछ ले कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, तो जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। तो इसमें जयपुर, इसमें बात करें तो आपका ऑप्शन है डी हो जाएगा। जयपुर, दौसा और टोंक है ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय मृदा है वो किन जिलों में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा की बात करें तो ये पाई जाती है उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब इसके बाकी ऑप्शन की भी बात कर ले कि कौन कौन से में पाई जाती है। अगर जयपुर और टोंक की बात करें तो यहाँ पे पीली भूरी मृदा पाई जाती है, पीली भूरी मृदा है वो पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़े की बात करें तो यहाँ पे लाल लोमी मृदा पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी है वो पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी। टोंक अलवर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ पाई जाती है। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो अलवर, भरतपुर, टोंक, स्वाइमोदपुर और कुछ जयपुर क्षेत्र में भी पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट वन विभाग 2021-22 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन है वो किस जिले में पाए जाते हैं। अगर इसकी बात करें कि अवर्गीकृत वन है वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं बीकानेर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर पूछता आरक्षित वन, आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ पे है, तो वो है उदयपुर में, उदयपुर में। और अगर पूछे कि रक्षित वन सर्वाधिक, रक्षित वन तो वो कहाँ पे है, वो है बारां में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है, आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर में, रक्षित वन सर्वाधिक बारां में और अवर्गीकृत वन सर्वाधिक बीकानेर में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि इस साइड इमारत दी हुई है, इस साइड शासक दिए हुए हैं कि किस इमारत को किस शासक ने बनवाया था। फर्स्ट इसमें बोला है कि कुतुब मीनार, गोल गुंबद, बुलंद दरवाजा और मोती मस्जिद। यहाँ से इंडियन हिस्ट्री के वो क्वेश्चन स्टार्ट हुए और इसके बाद राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो हमें कवर करेंगे आज की क्लास में। अगर कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार है वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, तो इसमें आ जाएगा 2। गोल गुंबद की बात करें तो गोल गुंबद है ये बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। बुलंद दरवाजा है ये बनाया था अकबर ने और मोती मस्जिद है ये बनवाई थी औरंगजेब ने। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये इमारत किसने बनाई थी। पहले मैं ऑप्शन बता देती हूँ कौन सा राइट है, फिर मैं इनके बारे में 2 चीज़ें और बताऊंगी। कुतुब मीनार एक में 2 है तो ए में 2 है, तो बी और सी तो गए। बात करें बी की तो बी में 1 है, बी में 1 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि जो आपकी कुतुब मीनार है इसके बारे में और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि किसकी स्मृति में बनाई गई है, किसकी स्मृति में बनाई गई है। तो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी स्मृति में तो यानी इनकी याद में तो ये बनाई गई है। और कहाँ है, दिल्ली में है। और इसके बारे में कि जो इसकी स्थापना है वो किसने की थी, स्थापना यानी शुरुआत किसने की थी, तो ये स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ने की थी, कुतुबुद्दीन ने की थी। कुतुबुद्दीन ने 1197 में की थी, लेकिन इसे पूरा है वो किसने करवाया था, इसका पूरा निर्माण है वो 1231 में इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। दूसरी है आपकी मोती मस्जिद। मोती मस्जिद 2 है, एक तो दिल्ली में स्थित है और दूसरी आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है वो तो औरंगजेब ने बनवाई थी, अगर पूछ ले कि आगरा में, तो आगरा में जो बनवाई थी वो शाहजहां ने बनवाई थी, शाहजहां ने आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। मुझसे जितना हो सकता है मैं आपका कोई भी डाउट नहीं रखना चाहती, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बताना चाहती हूँ और साथ साथ में जो भी अन्य फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँ ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। हम पढ़ते हैं तो हमसे 100% कुछ नहीं पढ़ा जाता, फिर भी कोशिश करते हैं कि पढ़ा जाए। मैं भी आपको बताती हूँ तो मुझसे भी 100% आपको नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मैटर दे पाऊँ ताकि आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 29 अप्रैल 1919। तो आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन है सी। अब अगर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो सरकार के द्वारा जो रॉलेट एक्ट है वो लाया गया था, रॉलेट एक्ट है वो लाया गया था, लेकिन इनके विरोध में जो नेता थे, एक तो थे सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। दूसरे कौन थे, दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल
सत्यपाल और कुछ और नेता भी थे। उन्होंने पंजाब में जगह जगह सभाएं की और ये रोलेट एक्ट था इसकी निंदा की थी, जिसके कारण सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल और कई और जो आपके ये नेता थे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अपने जो लोकप्रिय नेता थे उनको गिरफ्तार करने के कारण है वो वहाँ की जो जनता थी उनमें उनमें काफ़ी वो हुआ था, उनमें काफ़ी विरोध हुआ था और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ इन्होंने विरोध किया। विरोध करने के लिए एक भारी भीड़ है वो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में वहाँ पे इकट्ठी हुई थी। तो इस भीड़ को इधर उधर करने के लिए यानी उसको वहाँ से हटाने के लिए जो जनरल डायर था उसने है वहाँ पे गोलियां चलवाई थी और उसे गोलियां चलवाने से वहाँ पे है ये हत्याकांड हुआ। और फिर पंजाब में है वो मार्शल जो लॉ है वो लागू हुआ था। मार्शल लॉ है वो लागू हुआ था और जो राष्ट्रवादी थे इन्होंने इसे काला कानून भी कहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बारे में मैंने आपको मेन की पॉइंट है वो बता दिए ताकि आपको ये याद रहे, आप रिवाइज करें। और रिवाइज करने के लिए मैं आपको ये PDF है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? गणेश आगरकर ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने और फिरोज शाह मेहता ने। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की, तो राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। 1886 में कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अशोक के वे प्रमुख शिलालेख रॉक इडिक्ट्स जो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। कौन कौन से शिलालेख हैं वो इसमें दिए हुए हैं? अगर हम अशोक के शिलालेख की बात करें कि संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, तो इसका जो दूसरा शिलालेख है वो और इसका 13वां शिलालेख है ये हमें संगम राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत और केरलपुत और साथ में जो ताम्रपर्णी कौन सा? श्रीलंका। इनकी सूचना है, ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका। तो इनकी सूचना है ये शिलालेख देते हैं कौन सा? दूसरा और 13वां। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे 13वां आएगा, 13वां और दूसरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौहान वंश, गुहिल वंश, भाटी वंश और राठौड़ वंश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। जो बिजोलिया शिलालेख है वो 1170 ईस्वी का है, 1170 ईस्वी का है, जो कि बिजोलिया कहाँ पे? भीलवाड़ा के एक चट्टान पर है, वहाँ पे एक जैन मंदिर है पार्श्वनाथ जी का वहाँ के जैन मंदिर के ऊपर है ये जो उत्कीर्ण है वो किया गया है एक चट्टान के ऊपर। और इस शिलालेख के अनुसार है जो आदि पुरुष है वो चौहानों के, उन्हें किसे बताया गया? वासुदेव चौहान को बताया गया, वासुदेव चौहान को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वीडन देश के पुरातात्विक डॉक्टर हन्ना रीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ है? पीलीबंगा, रेड, नोह है और रंग महल। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रंग महल। ये कहाँ पे है? ये हनुमानगढ़ जिले में है। और प्राचीन सरस्वती नदी थी जिसे आज क्या बोलते हैं? वर्तमान घग्गर नदी बोलते हैं, इसी के ऊपर ये स्थित है। यहाँ पे डॉक्टर हन्ना रीड के निर्देशन में उसमें 1952-54 में यहाँ पे खुदाई हुई थी। और अगर आपसे पूछ ले तो जो ये आपकी बस्तियां हैं तो यहाँ पे 3 बार बस्तियां उजड़ने और 3 बार बसने के अवशेष है यहाँ पे मिले हैं, 3 बार बसने और उजड़ने के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी, जो कि हनुमानगढ़ में है, रंग महल। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्जर प्रतिहार। नागभट्ट प्रथम की बात करें तो ये नरभट्ट के पुत्र थे और ये काफी प्रतापी शासक थे। इन्हें नाहड़ भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नाहड़ भी बोला जाता था। गटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में
मंडोर के पूर्व में राज्य सीमा का विस्तार किया था, मंडोर के पूर्व तक। और कहाँ तक है? और उन्होंने मेड़ता को, उस टाइम इसे मेड़तांक बोला जाता था, मेड़ांतक बोला जाता था, यानी मेड़ता, जो आज की मेड़ता है नागौर में, उसको अपनी राजधानी भी बनाया था। तो नागभट्ट प्रथम है, ये गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। ये किसके पुत्र थे? नरभट्ट के थे, और इन्हें नाहड़ भी बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें इस साइड राज्य दिए गए हैं, रियासतें दिए गए हैं, और इस साइड पॉलिटिकल एजेंट दिए गए हैं जिनका हमें मिलान करना है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है। तो ये है मेघमोहन, यानी थर्ड आ जाएगा मेघमोहन। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के कैप्टन सावर्स। बात करें जयपुर की, तो जयपुर के कौन थे? जयपुर के थे ईडन ऑप्शन फर्स्ट। और कोटा की बात करें तो कोटा के थे मेजर बर्टन। तो इस हिसाब से फर्स्ट के आपके मारवाड़ में आपका थर्ड आ जाए, यानी ए में 3, तो ए में 3 होगा, सी और डी चले गए। मेवाड़ की बात करें तो बी में आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है मेघमोहन, कौन है? मेघमोहन। तो इन्हें चेलावास के युद्ध में मारा गया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। क्रांतिकारियों ने इसका सिर है फिर आवा के किले के दरवाजे के ऊपर टांग दिया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेघमोहन को किस युद्ध में मारा था, तो चेलावास के युद्ध में मारा था। ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको 30 क्वेश्चन करवाए, और इतने 30 क्वेश्चन तो ये करवाए, इनके 4 ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिए मैंने कितने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। और इसमें आप देख लिए कि हमें 45 से 46 मिनट यानी पौना घंटा इस क्लास में लग गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर है वो प्रोवाइड करवाया जाए। अब हम मिलते हैं कल के क्लास में, अगले टेस्ट में, अगले मैटर के साथ, काफ़ी अच्छे मैटर के साथ। और आप बताना कमेंट करके कि आपको ये क्लास है वो कैसी लगी। लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।